अब इतिहास का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, वो हम पढ़ते हैं और ये सिर्फ पढ़ते चलेंगे। जो नई अकाडमी 2.0 पे आप देख रहे हैं, इसमें सिर्फ क्वेश्चन को मैं पढ़ते जाऊँगा। अगर विशेष जानकारी या कुछ थोड़ा फन चाहिए, कॉमेडी चाहिए, तो नई अकाडमी शिक्षा मंत्र को जॉइन कर लीजिएगा। इस पे सिर्फ लाइब्रेरियन बीपीएससी के लिए चल रहा है और जो भी बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए ये जीके जीएस है। ज़रूर देख के जाइएगा। तो जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बचा हुआ है, इसमें गांधी जी सब चलेंगी। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी? तो ए.ओ. हुम ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर पूछें संस्थापक थे, तो वो असैनिक सेवक थे। कौन? ए.ओ. हुम, वही संस्थापक थे। ये भी बोल दीजिए। अगर मैं बात करूँ मतलब पहले सैनिक थे, असैनिक हो गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में हुई, ये हम अच्छे से जानते हैं। 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? तो हम जानते हैं 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। कब? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 में, उसमें। क्लियर हो गए? ये सब सिर्फ सुनते चलिए और सुनिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हम जानते हैं मुंबई में हुआ था। 72 सदस्य थे और 1885 में ये प्रथम अधिवेशन हुआ था। क्लियर करते जा रहा हूँ सब। सुनिए 1885 ईस्वी में डब्ल्यू.सी. बनर्जी क्या थे? डब्ल्यू.सी. देखिए एगो ए.ओ. हुम हैं जो कि संस्थापक हैं और डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो थे वो क्या थे? अध्यक्ष थे। किसके? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ये ध्यान रखिएगा। आप सुनिए। तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्यों में से नहीं था, तो ऑप्शन पे ये डिपेंड करता है कि उद्देश्य में से कौन नहीं था। तो देखिए शिक्षित वर्ग को पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, ये जो है नहीं था, ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है। तो ध्यान रखना है। तो ये ऑप्शन रहता तो आंसर होता है। चलिए आगे बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में, मतलब 1886 में। ठीक है। की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी, ये हम जानते हैं। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। आगे बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। यहाँ पे द्वितीय सम्मेलन जो है मैं कितने मुस्लिम, यहाँ पे बढ़िया से कर देता हूँ। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन मतलब दूसरा, जो 1886 में हुआ था। ठीक है, जिसमें दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। उसमें कितने मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो 33 प्रतिनिधि जो थे मुस्लिम प्रतिनिधि भाग लिए थे। 33। और सुन लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष, दूसरे नंबर के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो हम जानते हैं रहीमतुल्लाह मोहम्मद शायनी थे। शयानी नाम है इनका, शयानी थे। तो रहीमतुल्लाह मोहम्मद शयानी जो थे द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो प्रथम बताइए कौन थे? बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, बताइएगा जरूर। बहुत इजी क्वेश्चन है वो। आगे बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो हम जानते हैं एनी बेसेंट थी। पहला अगर पूछे, पहला या प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अगर इसी में प्रथम भारतीय पूछते, देखिए नीचे दिया हुआ इसी में क्लियर। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अगर पूछता तो सरोजिनी नायडू। ठीक है, अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ रहा है तो एनी बेसेंट। आगे चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां जो है 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था 27वां अधिवेशन। ठीक है, अब बांकीपुर में जब हुआ था तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? कमेंट कर सकते हैं तो करिएगा। और सुनिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। वह न तो लोगों द्वारा प्रेरित है, ना किसी के द्वारा सोचा है, न योजनाबद्ध है। ये लाला लाजपत राय बोले थे। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ गया में 1922 में, उस समय अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास थे। चलिए ये भी बात हो गई। और सुनिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो गया में अधिवेशन हुआ 1922 में आयोजित किया गया, गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। देखिए 2 बार क्वेश्चन पूछ दिया, 59, 67।
समझ गए? तो ये रिपीट हुआ, तो रिपीट मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल ही रहा है पेपर। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो हम जानते हैं 1924 में किए थे और बेलगांव में किए थे, हम जानते हैं, जो कि कर्नाटक में पड़ता है और गाँव क्षेत्र में हुआ था। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो हम जानते हैं जेपी कृपलानी थे, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, जेपी कृपलानी का नाम आता है। अब सुनिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वल्व सिद्धांत के आधार पर हुई थी, जिसका उद्देश्य जो है ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाना था। यह कथन किसका था? लाला लाजपत राय का था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है सेफ्टी वल्व सिद्धांत के आधार पर हुई थी कि भाई सेफ्टी है ये किसका, मतलब अंग्रेज का, लेकिन खतरा तो बन गया। कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही खतरा से बचाने के लिए बना था, खतरा हो गया। सोचे ये कहने वाले कौन है? लाला लाजपत राय। चलिए, कांग्रेस में जो नरम दल और गरम दल हुए थे, चलिए हम जानते हैं इनके बारे में। तो कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी राज वामबद्ध आंदोलन। अधिकतर नरमपंथी नेता थे जो थे शहरी क्षेत्र के थे, नरम जो थे शहरी क्षेत्र थे। उग्रपंथी जो नहीं थे वो गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। देखिए यहाँ पे बाल अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, और लाला लाजपत राय, ये सब गरम दल के थे, उग्रपंथी के थे। और गोपाल कृष्ण गोखले ये सब जो है नरम दल के बेचारे थे। दादा भाई नौरोजी नरम दल के थे। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरम पंथियों के प्रभावाधीन आया था। कब? 1906 के बाद आया था। 1906 के बाद गरम दल का आया था क्योंकि जरूरी था। चलिए ये भी बात करते हैं, तो सुनिए, ये नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित थे। तो अरविंद घोष बोला ही मैंने, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये सब जो है गरम दल के नेता थे। अगर पूछा जाए कि बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रानाडे और गोपाल कृष्ण गोखले में से नरम दलीय के तौर नहीं जाने जाते हैं, तो देखिए नरम दलीय के तौर पे तो नरम भाई तो भाई बाल गंगाधर तिलक नहीं है। दादा भाई नौरोजी नरम दल के हैं, बेचारे सॉफ्ट हैं, एम.जी. रानाडे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, लेकिन नरम दल में तो भाई बाल गंगाधर तिलक नहीं आएंगे। सवाल ही नहीं पूछ रहा है, तो बाल गंगाधर तिलक ही होंगे। शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? तो लाला लाजपत राय को जाना जाता है शेरे पंजाब के नाम से, जानते हैं। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई, तो कितने वर्ष की? 6 वर्ष की जेल हुई थी और इसी में गीता रहस्य लिख दिए थे। चलिए और बात करते हैं भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की अगर बात करें तो सुनते चलिए। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो वीडी सावरकर संबंधित हैं। वर्ष 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। किसने? विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। पटना में जो है 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सच्ची ने की थी। संची नाम है पूरा, सच्ची ने की थी। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन था, मतलब बोल सकते हैं गुप्तचर संगठन था। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो 1908 में ही किया गया था। अब कौन बम फोड़े थे बताइए? खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो मुजफ्फरपुर में ही किया था। कौन किए थे? खुदीराम बोस। समझ गए? कहाँ? मुजफ्फरपुर में। कब? 1908 में। क्लियर हो गए? सवाल दोनों पूछा है, देखिए 52 में और फिर 67 में। पढ़ के जाएगा तो 100% होने की चांस है। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो 1924 में ही हुआ था। 1924 में एक बात याद रखिएगा कि महात्मा गांधी ने जो है प्रथम बार अधिवेशन किया था, वो भी बेलगांव में, है ना, फेमस है। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा है? तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये किसने कहा है? तो हमारे बिस्मिल्लाह जी ने कहा है। तो बिस्मिल्लाह जी ने कहा है, ये सवाल पूछा है, तो एक पंक्ति समझ गए? फिर से सुनिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो क्या बोलिएगा? बिस्मिल्लाह जी को याद करिएगा, बोलिएगा नहीं। आगे बात करते हैं। ककोरी ट्रेन डकैती कांड में जो है इस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। तो ककोरी ट्रेन डकैती जो हुआ था राम प्रसाद बिस्मिल्लाह और अशफाक उल्लाह को हुआ था। क्या हुआ था? ककोरी ट्रेन डकैती में। और ये अशफाक उल्लाह खां जो हैं प्रथम मुस्लिम हैं जिन्हें फांसी की सजा मिली थी। नहीं तो
हिंदू में सभी कई लोगों का मिल चुका है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेता में से एक थे, तो भगत सिंह भी थे। देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, एक था HRS, ठीक है, ये था। तो इसमें हम मानते हैं किनको, बताइए? और इसमें माना जाता है किनको, मतलब चंद्रशेखर आजाद को। और चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो इसमें सब सम्मिलित थे, भगत सिंह भी सम्मिलित थे, तो भगत सिंह का भी नाम आता है। चलिए, तो भगत सिंह याद रखिएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया था, ये हम जानते हैं। और सुनिए, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? 21 साल से थोड़ा ज्यादा था, बस ज्यादा नहीं था, 21 साल में कहीं फेंक दिए थे। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को इस तारीख को फांसी जो है दी गई थी, तो 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। तो याद रखना है, 23 मार्च 1931। चटगांव शस्त्रागार धावे में कौन संबंधित है? तो सूरसेन संबंधित हैं। चटगांव शस्त्रागार जो धावे थे, धावा कर दिए थे शस्त्र पे मतलब लूटने के लिए, तो सूरसेन का नाम आता है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो अरविंद घोष ने किया था। 47 बीपीएससी में पूछा है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों जैसे कश्मीर निजाम, मतलब हैदराबाद निजाम, ठीक है, हैदराबाद के त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया। उसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन था। चलिए, ये भी बात क्लियर हो गए। अब पढ़ेंगे भारत के बाहर जो क्रांति गतिविधि हुए, जो कि बीपीएससी में पूछ चुके हैं, वो पढ़ेंगे। तो लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो श्यामाजी कृष्ण बर्मन थे। कृष्ण वर्मा जो थे वो क्या थे? इंडियन हाउस का, जो कि लंदन में किए थे, उसके संस्थापक थे। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में हुई थी, ये हम जानते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी, ये भी पढ़ते चलिए। अब देखिए, गदर पार्टी जो गदर क्रांति है छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम महायुद्ध का शुरू होना ही गदर पार्टी का कारण था। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा जो महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, तो वो प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था। समझ गए? अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में हुआ था। समझ गए? अगर पूछे भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है, तो मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को, क्योंकि वहां जाके तिरंगा फहराई थी बाहर। समझ गया? बाहर में कहाँ, बताइए? तो हम जानते हैं स्टुटगार्ट में। और याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ चुका है, देखिए 60 और यहाँ पे 59, ये क्वेश्चन छूट गया था, तो 59 बीपीएससी में पूछा है। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट में फहराया था। अगर आप सवाल पूछते हैं तो 66 में पूछा है, मैडम कामा ने भारत के जो है तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट में फहराया था। समझ गया ना? ये सब सुनते जाइए। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो माइकल ओ डायर को मारा था। तो सरदार उधम सिंह जाकर ओ डायर को मारा था, जनरल डायर को नहीं। जिसने गोली चलवाया उसने नहीं, जिसने ऑर्डर दिया उसको जाकर मार दिए थे। करजन वायली की हत्या के आरोप में मृत्युदंड जो है दिया गया, तो किसे? मदन लाल ढिल्लो को दिया गया। ढिल्लो जी हैं, ढिल्लो को दिया गया। अगर पूछे कि 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी, तो बताइए विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। तो विनायक दामोदर सावरकर का नाम आता है। और बात करें, अब बात करेंगे हम बंगाल विभाजन की बात करेंगे, और स्वदेशी आंदोलन का जो सवाल बनता है बीपीएससी में वो बात करेंगे। और सब पूछा हुआ प्रश्न है, बंग भंग के बाद यह आंदोलन शुरू हुआ था, स्वदेशी आंदोलन। और सुनिए, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई तो 19 जुलाई 1905 को की गई। चलिए, वायकॉट और स्वदेशी आंदोलन, मतलब बहिष्कार करो, और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में इस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई, तो देवघर में हुआ था। देवघर कहाँ? झारखंड में पड़ता है देवघर। चलिए, अब देखिए 1905 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन जो है किस वायसराय ने किया? तो हम जानते हैं लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है, उसी तरह बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी कहे थे। और ये जानते हैं बीपीएससी का जो री एग्जाम हुआ था
उसकी बात हो रही थी, उसमें पूछा था। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन-सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो हम जानते हैं स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, क्योंकि बंगाल विभाजन हुआ, तो हम लोग स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिए। इसी के बदला के लिए, इसी के गुस्से के लिए चलिए बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ, विभाजित हुआ जो जिसके विरोध के फलस्वरूप दोबारा विभाजित हुआ था, तो 1911 में विभाजित हुआ था। ठीक है? तो दोबारा विभाजित हुआ था। तो एक बात जान लीजिए, बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ, 1911 में जो ये क्वेश्चन दिया है, ये थोड़ा-सा करेक्ट नहीं था। 11 में जुड़ गया था बंगाल विभाजन, रद्द कर दिया गया था। चलिए ये बात हो गई। अब सुनिए, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? तो 1911 में हुआ। चलिए ये भी बात हो गई। फिर सुनिए, निम्न वर्ग 1905 में स्वदेशी आंदोलन से मुक्तः अप्रभावित रहे, तो ये कृषि और मुसलमान जो थे लोग, वो अप्रभावित रहे, मतलब नहीं रखे थे इसमें, याद रखने की वाली बात है। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन हुआ था, ये हम जानते हैं 1905 में। अब जानते हैं प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार, बॉयकॉट जिसे बोलते हैं, किसके दौरान अपनाया गया था? तो बंगाल विभाजन के दौरान ही तो अपनाया गया था, जो कि 1905 में हुआ था। चलिए अगर बात करें कांग्रेस, बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, उसकी बात करेंगे, जो कि सवाल पूछा हुआ है बीपीएससी में, जो कि प्रीवियस ईयर है। तो याद रखिए, निम्नलिखित नेता ने जो है 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो दादा भाई नौरोजी का नाम आता है, ये हम जानते हैं। 1906 में मुस्लिम लीग आया था, ये भी हम जानते हैं। अगर बात करें कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1906 में पारित किया था। 1906 में पारित किया प्रस्ताव का उद्देश्य था कि स्वशासन सुनिश्चित करना। समझ गए? स्वराज जो प्रस्ताव आया था कांग्रेस ने, जो स्वराज लाया था। याद रखिए, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई, तो कांग्रेस आंदोलन की रणनीति पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, ये सब जो है ऑप्शन पे डिपेंड करता है, तो इस पे आप ध्यान देना होगा। अगर बात करें कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन जो 1906 में हुआ, स्वराज का झंडा फहराया गया, तो किसके द्वारा फहराया गया? दादा भाई नौरोजी द्वारा फहराया गया, और यही अध्यक्ष भी थे, हम जानते हैं। 1907 में सूरत में कांग्रेस की फूट को हमारे लिए एक महान जीत के रूप में प्रसन्नतापूर्वक व्याख्या की थी, तो लॉर्ड मिंटो ने की थी। जो 1907 में हो गया था, फूट हो गया था ना, समझिए गए थे, धर्म दल नरम दल अलग हो गए थे। चलिए, मुस्लिम लीग की गठन 1906 में, ये इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल पूछ चुका है, तो सुनिए। सर सैयद अहमद खां, सर मोहम्मद इकबाल, आगा खां और नवाब सलीम मुल्ला खां ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, तो याद रखिएगा नवाब सलीम उल्ला खां ने की थी। ये सब मिलकर थे, जिसमें नवाब सलीम उल्ला मुख्य रूप से थे। आंसर दे दिया उसी में। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ की थी, तो हम जानते हैं 1916 से 1919, 1924, 1925 ये जो है अधिवेशन शुरू किए थे कौन? मुस्लिम लीग याद रखिएगा 1906 में मुस्लिम लीग आया था, ये हम जानते हैं। और मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन चला था 1916, 1919, 1924, 1925 चला था, समझ गए? यहाँ पे देखिए बताना भूल गया, यहाँ पे ऐसे रहेगा सर सैयद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल, आगा खां और नवाब सलीम मुल्ला खान में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, तो नवाब सलीम उल्ला ने की थी, ये सवाल है, ठीक है? चलिए और जान लीजिए कि 1906 में मिंटो से शिमला में जो है, शिमला सम्मेलन कहिए, में मिले मुसलमानों के जो है शिष्टमंडल ने प्रार्थना की, तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की जो है क्या की? प्रार्थना की। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है, तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने कहा? डब्ल्यू हंटर ने कहा था। सही बात है, यही तो गेम खेल रहा था ये। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता माना है, लॉर्ड मिंटो को माना है। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता अगर बोले तो लॉर्ड मिंटो को ही बोला है, क्योंकि यही तो चाहता था। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुई? तो 1912 में प्राप्त हुआ था बिहार का दर्जा। चलिए, होम रूल लीग आ गया और आंदोलन आ गया, तो 1915 और 16 में होम रूल लीग
आंदोलन चालू हुआ, जिसमें एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में हुआ था, ये हम जानते ही। अगर पूछे इनका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था, तो टी.एस. अलकॉट का नहीं था, नहीं तो एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और भी 2-3 नाम हैं जो कि हम आगे बता देंगे। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीति शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके, तो कांग्रेस का 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कर सके थे, ये हम जानते ही। अगर पूछा जाए कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन मतलब सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी, होम रूल लीग, जिसमें बाल गंगाधर तिलक एनी बेसेंट थे। अगर बात करें गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन की बात करेंगे, तो चलिए बता देते हैं कि इस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। तो किस कॉलेज में की थी? तो हम जानते हैं भावनगर में किए थे। कॉलेज का नाम है श्यामल दास आर्ट्स कॉलेज। चलिए ये भी जान गए। अगर पूछे इनकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था, तो गुजरात के दादा अब्दुल्ला ने बुलाया था। अगर पूछे यह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था, जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का जो है प्रयोग किया, तो चंपारण सत्याग्रह में ही किया था, जिसे हम तिनकठिया आगे जाके कहेंगे, तिनकठिया प्रथा भी कहते हैं। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण का सत्याग्रह था, जो कि 1917 माना जाता है। अगर पूछा जाए नोआखाली जो कि वर्तमान में भी बांग्लादेश है, याद रखिएगा, काल में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारेलाल। समझ गए? आगे बात करें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, निम्नलिखित कथन सही नहीं है। तो देखिए ये जो कथन आपका ऑप्शन के हिसाब से कि 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था, ये कथन सही नहीं था ऑप्शन के हिसाब से। इस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी के प्रतीक रूप से जो है क्या लिए भाग नहीं लिया, तो वाईकोम सत्याग्रह में जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं थे, लेकिन इनडायरेक्टली थे। यह व्यक्ति लंबे समय तक क्या थे? AICC के खजांची। बढ़िया से सुन लीजिए इसे। यह व्यक्ति कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल में भी गए, तो जमनालाल बजाज गए थे, जो कि महात्मा गांधी के बेस्ट फ्रेंड थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे, तो वो थे रेवरेंड चार्ली एंड्रूज थे। याद रखिएगा, करीबी थे अंग्रेज, अगर मित्र पूछे तो चार्लू को याद रखिएगा, मतलब चार्ली एंड्रूज को याद रखिएगा। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह जो प्रारंभ किए 1917 में किए थे, ये हम जानते हैं। और 17-18 में अहमदाबाद में जो है गांधी जी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह किसने हिस्सा लिया था? तो मजदूरों ने लिया था। इसे मजदूर भी कहा जाता है, मजदूर मिल हड़ताल भी कह सकते हैं। याद रखिएगा, इस समय भूख हड़ताल भी किए थे। महात्मा गांधी ने, यहाँ पे देखिए दे भी दिया है, महात्मा गांधी ने 69 में पूछा है, महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग जो है अस्त्र के रूप में प्रथम बार किया, तो अहमदाबाद की हड़ताल के दौरान किया था। चलिए ये भी बात जान गए। आगे सुनिए कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था, इन्हीं ने आमंत्रित किया था बिहार में। अगर चंपारण जन आंदोलन के जवाब में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए निम्नलिखित कदम उठाए, तो चंपारण कृषि समिति की स्थापना के लिए उठाए थे। अगर पूछे गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ किया? तो चंपारण में किया था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? तिनकठिया से जुड़ा हुआ है, जो कि नील की खेती से संबंधित है। अगर पूछे कि यदि नील की खेती करने से छूट जाते हैं, तो नील के किसानों को यह क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता है, तो तवान एक होता है टैक्स, वो देना पड़ता है। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरुद्ध में थे, मतलब किसके विरुद्ध में था? तो नकदी फसल के विरुद्ध में था। अगर हम जानते हैं चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं था, तो जयप्रकाश नारायण जो हैं नहीं संबंधित थे, ये ऑप्शन पे था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो हम राम मनोहर लोहिया जो हैं नहीं हैं। अगर पूछा जाए गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया? राजकुमार शुक्ल ने दिया था। अगर पूछे महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया था। हम जानते हैं बिहार में कौन सा स्थान जो है गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह
किया था तो 1917 में चंपारण में ही किया था। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो वक्त खां या वक्तक मियाँ ने बचाई थी। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे, ये हम जानते हैं। समझ गए? तो ये इंपॉर्टेंट थे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगा पॉलिटिकल का, ऐसे तो अभी बहुत हैं जो कि हम इसे बाद में कर देंगे, ठीक है? क्वेश्चन है और ये चलिए तो देखिए, नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में जो है किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था कि लगान का नगद में परिवर्तन हो। चलिए ये भी सवाल अच्छी बात है। बिहार प्रांत किसान सभा का गठन किया गया स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा। ये सवाल 65 बीपीएससी में पूछ चुका है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था हुंकार, जिसमें 63 बीपीएससी में पूछ चुका था और यही 65 में भी बीपीएससी में स्वामी सहजानंद से सवाल बन चुका है। स्वामी सहजानंद संबंधित थे बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित थे। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो स्वामी सहजानंद का ही नाम आता है, जो कि 47 में बीपीएससी से पूछ चुका है। देखिए प्रीवियस ईयर में कितना रिपीट हो रहा है। अगर सुनिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ तो 1929 में हुआ, ठीक है? 1929 हम जानते हैं। 1936 में लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था लखनऊ में, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया, स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया। देखिए लखनऊ अधिवेशन भी हुआ था और 1936 में लखनऊ में ही अखिल भारतीय किसान सभा भी हुआ, जिसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया स्वामी सहजानंद सरस्वती को। अगर पूछा जाए अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन जो है किया गया था तो 1936 में ही किया गया था, जो कि हम लखनऊ अधिवेशन के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करें बिहार में 1937 और 38 में बकासत आंदोलन आयोजित किया गया तो स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा ही किया गया था। कहाँ? बिहार में। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ, जिसका जो अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, वो लखनऊ में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन में कहिए हुआ था। स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित था। बीपीएससी से देखिए कितना सवाल बिहार से पूछता है, तो पढ़ना बनता है ना। चलिए और सुनिए, स्वामी सहजानंद और करियानंद शर्मा, राहुल सांस्कृत्यान और यदुनंदन शर्मा में से बिहार किसान सभा से जुड़े थे, तो हम जानते हैं स्वामी सहजानंद जुड़े हुए थे। लेकिन इससे उपरोक्त में से एक से अधिक जुड़े हुए थे, सभी जुड़े हुए थे। समझ गए? एक से अधिक मतलब सभी, मतलब स्वामी सहजानंद ही नहीं थे, स्वामी सहजानंद भी, कार्यानंद शर्मा जी, राहुल सांस्कृत्यान जी और यदुनंदन शर्मा भी जुड़े हुए थे। याद रखिएगा, बिहार किसान सभा से। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जो है भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। उनकी मृत्यु से ठीक पहले किया था, मतलब मृत्यु हो रहे थे उससे पहले ठीक किया। इस तरह का ऑप्शन देगा, ध्यान रखना होगा। बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे राजेंद्र प्रसाद, जुड़े हुए थे हमारे। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया कौन के? बलदेव भाई पटेल जी के थे बारदोली सत्याग्रह। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार के बाद ही बारदोली की महिलाएं दी थी। टीभागा आंदोलन वर्ष 1946 मतलब 46 में बंगाल में आरंभ हुआ तो किसान सभा के नेतृत्व में हुआ था। ये भी सही बात है, एग्जाम में पूछा था। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह है बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र थे कि जो तुलसीदास का जो रामायण है उसका एक जो है क्या करते हैं अपने पीठ पर और लाद लिए छंद गाते हुए अपना आ रहे थे, ये कर सकते हैं। ट्रेड यूनियन, साम्यवादी दल से, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ एनसीईआरटी अगर मेरा पढ़ रहे हैं नैनी अकाडमी पे तो ये सब आपका क्वेश्चन है। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय थे।
ठीक है, ये हम जान गए। और सुनिए, बॉम्बे में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो सन 1920 में हुई थी। सन 1920 में हुई थी। कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो एम.एन. राय थे। अगर पूछे ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था, क्या था? तो 1926 से 39 था। अगर पूछे कि भारत में मजदूर संघ आंदोलन अस्थायी तौर पर स्थापित हुई, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई। ये भी क्लियर हो गए। अगर पूछता है कि रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में जो हुआ, उससे सवाल जो बने बीपीएससी में, वो जान लीजिए। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था 1919 में। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध किया, क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। अच्छा, और सुनिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगर पूछे जलियांवाला बाग नरसंहार इस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ, तो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के संदर्भ में हुआ था, जो कि रॉलेट एक्ट आया था 1919 में ही। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। जलियांवाला बाग त्रासदी से संबंधित है, हत्याकांड से संबंधित है। जलियांवाला बाग के प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? किचूल और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरुद्ध में प्रदर्शन करने के लिए हुए थे, और कुछ नहीं। और सुनिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी? जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया इसलिए त्याग दिए थे। अगर जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओडायर को मार डाला, उधम सिंह ने मार डाला था। ओडायर ने ऑर्डर दिया था, इसलिए उसे जाकर मार दिए थे। जनरल डायर ने गोली चला दी थी। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली मारा गया, तो उधम सिंह द्वारा मारा गया था। कब मारा गया? 13 मार्च 1940। कहाँ? लंदन में। कांग्रेस ने 1918 में मोंटफोर्ड सुधार पर आलोचनात्मक रुख अपनाया, जिसके कारण कांग्रेस पुराने उदारवादी सप्रू, जयकर और चिंतामणि से अलग हो गई। इन लोगों ने गठित किया इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की गठन कर दिया। हट गए थे सब, सप्रू जी हट गए, जयकर हट गए। चलिए, खिलाफत आंदोलन की अगर बात करें तो महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुस्लिमों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। ये भी सही बात है। इन्होंने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुस्लिमों की एकता के रूप में, ऐसा अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। ये महात्मा गांधी का जो है दिमाग कहिए चला था, ये आइडिया आया था। और वर्ष 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा, जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था? तो इलाहाबाद, प्रयागराज से संभालने की बात हुई थी। और उस समय 1920 में इलाहाबाद में क्या हो रहा था, बता दीजिए। 1921 का मोपला आंदोलन जो है शाखा थी, तो खिलाफत आंदोलन की शाखा थी मोपला आंदोलन। समझ गए? मतलब ये सब धीरे धीरे जुड़ जाता है, संगठन बनना है ना। देखिए, अब खिलाफत आंदोलन हुआ तो गांधी जी का खिलाफत आंदोलन के दौरान ही बोला गया कि आप असहयोग आंदोलन का चलिए संभालिए, उसमें मोपला आंदोलन का ये सब जुड़ा हुआ है। अब देखिए, असहयोग आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ की थी? तो 1920 में शुरू किए थे, 1920 से 22 तक चला था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो 1920 में। देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ध्यान रखने की चीज है। अगर पूछा जाए गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताया बिहार। सूची बिहार में पीते थे। और सुनिए, किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्यायन ने 1920 में असहयोग आंदोलन सक्रिय किए थे? तो छपरा में किए थे। और पूछेगा फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में हुआ? तो उत्तर प्रदेश, गोरखपुर।
है ना? किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो चौरी चौरा कांड जो 1922 में हुआ, उससे वापस लिए थे। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? तो नाडियाल में सत्याग्रह और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद बताया था। चलिए ये भी बात है। और सुनिए, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधित घटनाओं का सही क्रम बताइए। तो चौरी चौरा कांड में पुलिस गोलीकांड कहिए, और उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन होना, गांधी जी की गिरफ्तारी, ये सब हुआ था। अगर बात करें असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विद्यानंद किए थे। यहाँ पे स्वामी विद्यानंद कर रहे थे। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथन सही नहीं है। तो इसमें नहीं है, क्या नहीं है बता दीजिए। तो 1 और 2 नहीं है, क्योंकि आंदोलन में केवल उच्च जाति और अमीर भाग लिए थे, ऐसा नहीं था। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा काउंसिलिंग में चुनाव का बहिष्कार किया गया, ये भी गलत था। अगर बात करेंगे बिहार के इस वकील ने, कौन से वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी? तो राजेंद्र प्रसाद ने छोड़ दी थी। अगर पूछा जाए 1923 और 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों का पुनरावृत्ति का कारण था, तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना ही पुनरावृत्ति था। असहयोग आंदोलन के समय परीक्षा में सिर्फ 20 दिन बचे होने के बावजूद पटना कॉलेज छोड़ने वाले थे जयप्रकाश नारायण जी, छोड़ दिए थे। अगर पूछा जाए स्वराज पार्टी का गठन 1923 में, सवाल क्या पूछा है बीपीएससी में? तो देखिए, स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, ये हम जानते हैं। अगर पूछा जाए तो स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ है, ये हम जान गए। तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया था। अगर स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। अगर पूछा जाए तो बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? श्री कृष्ण सिंह ने किया थे, ये हम जानते हैं। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की तो सी.आर. दास ने की थी, चित्तरंजन दास ने की थी। साइमन कमीशन से सवाल पूछा है 1927 में बीपीएससी में। तो ये साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? तो 1928 में आया, जो कि कभी-कभी 1927 देता है, लेकिन 28 ही टिक लगाइएगा ज्यादातर। अगर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए तो नेहरू रिपोर्ट खाली जगह है की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था, इसका विषय था क्या? तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट आई थी, और ये भारत के संवैधानिक व्यवस्था से संबंधित विषय थी। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन अपूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो 1929 में आया, उसकी बात करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया था, ये भी सवाल पूछ चुका है। अगर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया तो वर्ष 1929 में किया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? तो हम बताएंगे 26 जनवरी 1930 को घोषित किया गया पूर्ण स्वराज के रूप में। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उठाया था। अगर पूछे कि 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्षता कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू थे। अगर पूछे सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो दांडी यात्रा जो है की गई तो 1930 में की गई। दांडी यात्रा 1930 में की गई। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? तो दांडी से शुरू किया था, जो कि गुजरात से शुरू किया था। इन लोगों ने जो है गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया। तो याद रखिए, दांडी कहिए, नमक आंदोलन कहिए या सविनय अवज्ञा आंदोलन कहिए, एक ही है। तो सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये सब जो थी भाग ली थी, याद रखने की बात है। अगर पूछे गांधी जी के नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो नमक कानून को निरस्त करना, सरकार के सत्ता की कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत दें। अगर बात करें नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? तो चौकीदारी कर
विकल्प चुना था, याद रखिएगा, नहीं देना, विरोध करेंगे। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो 24 दिन, याद रखिएगा। दांडी यात्रा, जिसे हम सब नमक आंदोलन कहते हैं या नमक सत्याग्रह कहते हैं। 1929 में खुदाई खिदमतगार को संगठित किया अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। अगर पूछे बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही हिस्सा माना जाता है, क्योंकि उसी समय हुआ था। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेव लाल सराफ कहिए ने किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यक्रम को दिया था। अगर पूछे कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो पटना की थी प्रतिभा देवी। अगर बात करें गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, तो याद किया गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे, हम जानते हैं। अगर बात करें प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता इस वर्ष हुई तो 1931 में हुई थी, जो कि एग्जाम में पूछा था। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुए 1931 में हुए, जब वो हुआ था तो उसी समय हुआ था। गांधी इरविन समझौता हुई थी 1931 में। सोचिए, क्वेश्चन रिपीट है, यानी कि अपने मन से बता रहा हूँ, बीपीएससी में पूछा हुआ है। गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो तेज बहादुर सप्रू ने भूमिका निभाई थी, जब गांधी इरविन की हो रहा था समझौता। अगर मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, नेहरू में से इस भारतीय नेता ने जो है लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कॉन्फ्रेंस में भाग लिया? तो मौलाना मोहम्मद अली ने भाग लिया था, जो कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन भाग लिया था। कहाँ होता था? लंदन में होता था। और तीनों में लिए थे हमारे गोलमेज सम्मेलन बी.आर. अम्बेडकर। अगर बात करें महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? तो लंदन से खाली हाथ भारत लौटे थे। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है इस प्रश्न पर असफल रहा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर असफल रहा था, क्योंकि इसमें कम्युनल की बात हो रही थी और यहाँ पे लगता है नहीं हो पाया था। इसलिए तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? बी.आर. अम्बेडकर लिए थे। हम जानते हैं कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ, तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ये हम जानते हैं क्योंकि प्रथम और द्वितीय जो है 31 में ही माना जाता है। अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, तो प्रथम और तृतीय में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं लिया था, क्योंकि द्वितीय में लिया था, बस इतना जान लीजिए, जो कि गांधी जी गए थे। अगर बात करें सांप्रदायिक पंचायत, पूना पैक्ट और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनल अवार्ड की बात करता है। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया, जिसे अछूतों के लिए बनाया गया था, पिछड़े वर्गों के लिए बनाया गया था। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीट दी गई? तो 71 से 147 सीट दी गई थी। पूना समझौता का उद्देश्य था दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व देना। अगर पूछ देता कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी, पटना में हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई? 1934 में हुई थी। अगर पूछे कि 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव द्वारा की गई थी। तो आचार्य जो हैं नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण, इनके द्वारा किया गया था 1934 में पटना में। क्या किया गया था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। ये सब देखिए क्वेश्चन कितना रिपीट होता है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो है संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण थे, ये भी जान लीजिए बिहार में। रखिएगा, अगर पूछे कि बिहार समाजवादी पार्टी जो 1931 की बात करता है, गठन किन्होंने किया था, तो हम बताएंगे जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा ने मिलकर किए थे। अगर पूछा जाए लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लोक नायक की उपाधि दी गई थी। जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है अप्रैल 1946 को मनाया जाता है, डेट फिक्स नहीं किया है। अगर पूछे प्रांतीय चुनाव, त्रिपुरी संकट और पाकिस्तान की मांग, ये इंपॉर्टेंट है, तो सुनिए। प्रांतीय सरकारों का गठन इस अधिनियम के तहत किया गया था, तो 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था।
भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो ये कमेटी जो है 1937 के तहत की थी। अगर बात करें 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए तो सुभाष चंद्र बोस हुए थे। हम जानते हैं क्योंकि 39 में भी हुए थे, लेकिन वो इस्तीफा दे दिए थे। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों का सुधार होना। 1927 में आया था बटलर कमेटी। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुई? 1927 में। अगर पूछे द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल, जिसने गांधी जी को अर्धनंगा फकीर भी कहा था। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। देखिए ये सवाल पूछा हुआ है, एक ने मुझे कमेंट किया था कि इनको पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं था, ये अलग करने में नहीं थे। नहीं, अलग करने में थे, याद रखना है। अगर बात करें तो नाउ और नेवर, देखिए क्या मैं नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? तो रहमत अली ने लिखा था। अगर पूछे मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया तो 1940 में किया गया। चलिए ये भी बात है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जानेंगे हम लोग, क्रिप्स मिशन, याद रखिएगा जो कि सवाल मैंने पूछा था। तो यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे। कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। अगर पूछे व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रधान सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे जी का नाम आता है, इनकी भूमिका थी। अगर पूछे व्यक्तिगत सत्याग्रह इंडिविजुअल सिविल जिसे बोलते हैं, तो इंडिविजुअल किसने प्रारंभ किया? मतलब व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया? विनोबा भावे ने ही शुरू किया था। अगर पूछा जाए कि 1940 में जो है, एक मिनट, हाँ देखिए 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू किया तो पवनार महाराष्ट्र से शुरू किया था। अगर पूछा जाए कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? महात्मा गांधी ने। सर्वोदय समाज का विनोबा भावे ने। किसी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक जिसे पोस्ट डेट बोलते हैं, किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने कहा था। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली पहुंचे थे, मतलब पहुंचा था ये तो मार्च 1942 को पहुंचा था। ओके, इज्जत थोड़ी देंगे इसको बीच। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं और इससे सवाल बहुत पूछते हैं, अब पूछ चुका है बीपीएससी में, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है आपका। तो देख लीजिए क्या दिया हुआ है। तो सुनिए, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे और ये 6 वर्ष तक रहने वाले कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। याद रखिएगा, ये सवाल मैं बता चुका हूँ, लेकिन 8 अगस्त अगर ऑप्शन में है तो 8 अगस्त 1942 सही होगा, उसके बाद 9 अगस्त 1942 होगा। और ये पढ़ाई हुआ इसलिए है क्योंकि मैं बीपीएससी में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, मेरा ऑनलाइनर देखे होंगे तो देखिए, करो या मरो का संबंध जो है किस आंदोलन से है? भारत छोड़ो आंदोलन से है। और बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र दिया तो 1942 में दिया था, ये हम जानते हैं। अगर पूछे भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, महात्मा गांधी ने ही किया था। और सवाल पूछिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो प्रारंभ किया तो उषा मेहता ने किया था। और भी सवाल देख लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दास्ता का गठन किया तो जयप्रकाश नारायण ने किया। बकरी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री था चर्चिल, विंस्टन चर्चिल ही था, ये भी हम जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो बिहार और संयुक्त प्रांत में सबसे ज्यादा रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया तो बांकीपुर जेल में भेज दिया गया था उनको, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन में थे ना। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ
लाए गए, पटना लाए गए थे। अगर पूछे श्री जगत नारायण लाल की पत्नी कौन थी, तो श्रीमती राम प्यारी थी। अगर आपसे पूछे भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था, तो आगा खां पैलेस में किया गया था। अगर पूछे महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगी की जो है 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए, इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिले थे, मतलब जिला था मुंगेर था। अगर पूछा जाए कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली, तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में ही मिली थी। ये सब भारत छोड़ो से पूछ चुका है, देख रहे हैं 41, 42, 69 में बीपीएससी। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार का वह नेता जो बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है, अब भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो श्री कृष्ण सिंह जो है भूमिका निभा रहे थे। 1942 में इस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से निकल भागे थे, तो दीपावली में भाग गए थे। सोच रहे हैं, और भूमिका बहुत अच्छी निभा रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए, तो हम जानते हैं जयप्रकाश नारायण मतेरी के दोनों में। मेरे एग्जाम में भी यही सवाल पूछा था, बस दीपावली कर दिया। चलिए, सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के सवाल जो पूछ चुके हैं, ये आज क्लियर कर दीजिए। ये मैंने पोस्ट भी किया है। तो सुनिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने किए थे, 1939 में किए थे। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो जर्मनी में जोड़ा गया था नेताजी। अगर पूछा जाए फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया? सुभाष चंद्र बोस द्वारा 39 में किया गया था, 1939 में। अगर पूछा जाए INA, ठीक है, किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? तो मोहन सिंह ने की थी, ये हम जानते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? आजाद हिंद फौज। अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय सेना, जिसे INA, जिसे आजाद हिंद फौज भी बोलते हैं, ठीक है, की स्थापना किस वर्ष हुई? 1942 में। देखिए यहाँ पे 1942 दिया है क्योंकि 42 में ही थे, क्योंकि मोहन सिंह द्वारा किया गया था, इनके दिमाग का सुझाव था, समझ गए? तो 1942 बताइएगा। और सुभाष चंद्र बोस रहेंगे तो 43 बता देना है। तो देखिए यहाँ पे 1943 में आजाद हिंद फौज जो है अस्तित्व में आया, तो तत्कालीन मल्ल में आया था। ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, तत्कालीन मल्ल में आया था। तो आजाद हिंद फौज का अगर पूछे, ये आजाद हिंद फौज का जो है श्रेय जाता है सुभाष चंद्र बोस को, जो कि 1943 में जो किए थे वो बोलिएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग सम्मिलित हैं। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और INA, जिसे भारतीय राष्ट्रीय सेना बोलते हैं, आंदोलन के साथ भी जुड़े, तो सीलभद्र याजी में जुड़े थे। सीलभद्र याजी भी जुड़े थे इनके साथ। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था, तो स्वराज द्वीप दिया था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हम क्लियर नहीं किया। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े, तो हाँ, सीलभद्र याजी जुड़े, ये सही था, गलत मैंने बता दिया। और सुनिए, 4546 में दिल्ली में हुए INA, जिसे भारतीय राष्ट्रीय सेना बोलते हैं, के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे भूला भाई देसाई थे। ये वकील के रूप में काम कर रहे थे। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में सदस्यों में से एक सदस्य जो भारत के नाजीवाद, फासीवाद और साम्राज्यवाद विरोध निश्चित रूप के कारण जापान के विरोध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे, तो जवाहरलाल नेहरू हुए थे। ये सवाल बहुत लंबा है, तो इतना सवाल आपसे नहीं पूछेगा। चलिए, बहुमत जुटाने की सक्षम रखे थे जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए यहाँ पे सवाल है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो सर P लॉरेंस द्वारा की गई थी। पैट्रिक लॉरेंस पूरा नाम है। ये कैबिनेट मिशन का हिस्सा नहीं था, तो ये एंड्रूज जो है हिस्सा नहीं था। एंड्रू
एंड्रयू है, ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं था, तो बेवेल नहीं था, ये सब याद रखिएगा। बेवेल योजना आया था और बेवेल योजना में अगस्त प्रस्ताव भी आया था, ये हम जानते हैं। और उस समय सत्याग्रही भी आया था, व्यक्तिगत सत्याग्रही भी आया था, ये भी हम जानते हैं। और वर्ष 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन के एक सदस्य नहीं थे, तो रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं थे 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, ये हम जानते हैं, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो कैबिनेट मिशन भारत में आया फरवरी 1942 और मार्च 1942, अप्रैल 1942 या मई 1942, तो उपरोक्त में से कोई में नहीं आया था, ये हम जानते हैं, क्योंकि 1946 में आया था। अगर पूछा जाए यह मार्च 1946 में आया, तो याद रखिएगा 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रेखांकित करने के लिए गठित 2 सीमा आयोग आया, और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? रेडक्लिफ कर रहा था, जो कि रेडक्लिफ के नाम से जानते हैं भारत पाकिस्तान की सीमा को। कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया, तो ये भेजा गया सत्ता हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने हेतु भेजा गया था कैबिनेट मिशन को। अगर पूछा जाए वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ता की, तो ये अबुल कलाम आजाद थे, जो कि दोनों से बात किए थे। अगर पूछे राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में जो है रियासतों का विभाग किसे दिया गया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। ये काम ये अच्छे से बखूबी निभा रहे थे। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? सरदार पटेल की अध्यक्षता में की गई, क्योंकि इन्हीं को मिला था विभाग। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सी विभाग थी? तो खाद्य एवं कृषि विभाग थी, और ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खान थे। अगर पूछे आपसे कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किससे सौंपा गया था? तो जगजीवन राम को सौंपा गया था। ये भी बहुत अच्छी सवाल पूछी है। और सन 1947 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो जेपी कृपलानी ने की थी। अगर पूछे आपसे कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो हम बताएंगे सी राजगोपालाचारी थे। अगर आपसे पूछे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो हम बताएंगे सी राजगोपालाचारी थे। अगर पूछा जाए कि इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हुए, तो 16 जुलाई 1947 को हुए थे। अगर पूछा जाए अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था, तो जेपी कृपलानी था। अगर पूछा जाए कि 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत में ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की, तो जून 1948 तक घोषणा कर दी थी। अगर पूछा जाए भारत का संवैधानिक विकास, तो रिलेटिंग एक्ट पारित किया गया, जो कि 1773 में किया गया था। लॉर्ड मेयो ने 1870 में संकल्प के बारे में निम्नलिखित कथन जो है सही है, ये हम आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें जिस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस की अपनी काउंसिलिंग में फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था, वह था एक्ट नंबर 1786। अगर पूछा जाए कि नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली सिद्धांत स्वीकार किया गया, तो 1853 में किया गया था। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट आया, कब पारित किया गया था, तो 1835 एक्ट आया। 1867, 1878, 1878 मतलब 1878, मतलब देखिए 1835, 1867, 1878 और 900 मतलब 1908, ये जो है पारित हुआ था एक्ट। किसके लिए? प्रेस को एक्ट करने के लिए, मतलब कंट्रोल करने के लिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों का सही बात करते हैं, तो देखिए इसमें बात सही करते हैं तो पढ़ लीजिएगा। उस समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, जो कि लिटन आया था, याद रखिएगा, इसके द्वारा अधिनियम किया गया था और गैंगी अधिनियम के रूप में जाना जाता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। इस अधिनियम में लॉर्ड रिपन ने इसे बंद कर दिया था, लिटन आया था और रिपन इसे हटा दिया था, जो कि आप देख रहे हैं। इस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का जो है आरंभ किया, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ठीक है, यही किया था। अगर पूछे द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है, तो याद रखिए काटियस को माना जाता है, सर लियोनी काटियस को, क्योंकि द्वैध शासन बंगाल में अगर पूछे तो हम मानेंगे
किसको मानेंगे? हम क्लाइव को मानेंगे। अब पूरे जगह पे मतलब बाहर क्षेत्र में पूरा सबसे पहले लाने वाला तो लियोन कार्टियस है। अगर बात करें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट अगर पूछे तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी थी। अगर बात करें 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था, मतलब लॉयड जॉर्ज था। अगर भारतीय उच्चायुक्त के पद पर सृजन किस अधिनियम से हुआ तो भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में समाप्त की गई प्रतिद्वय शासन मतलब प्रांतीय द्वय शासन व्यवस्था के तहत किया गया था। ये हर प्रांत में बनने लगा, इसके तहत द्वय शासन लग गया था। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं थे, तो अधिनियम 1935 को बोले थे। सही बात बोले थे, सब कुछ अधिकार है लेकिन ब्रेक है, इंजन नहीं है। तो ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट जो है 1955। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं बाद में।